साथियों, जय भीम, नमस्कार। स्वागत है आपका मेहरा समाज के इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मेहरा हलचल। समाज की जितनी भी गतिविधियां होती है, आयोजन होते हैं, हम प्रयास करते हैं कि उन्हें छोटे छोटे वीडियो कंटेंट के रूप में इसमें अपलोड करें ताकि आप लोग भी समाज की गतिविधियों से अवगत हो सकें। कृपया मेहरा समाज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी समाज की गतिविधियों से परिचित हो सके। हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति समाज के संगठन से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहे ताकि हम अपने समाज के संगठन को और भी अधिक मजबूत कर सकें। तो चलिए सीधी बात की इस श्रृंखला में, परिचर्चा में आज हमारे समक्ष है आदरणीय श्री टीपी डेहरिया जी। समाज के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में, कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में आदरणीय टीपी डेहरिया जी सभी जानते हैं इनको, और लगातार कई वर्षों से समाज के समिति से, समाज से किसी न किसी रूप में लगातार जुड़े हुए हैं और आज भी उतने ही सक्रिय हैं। आदरणीय डेहरिया जी, हम आपका स्वागत करते हैं मेरा समाज के इस मंच पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे हम। मेरा पूरा नाम है तीरथ प्रसाद डेहरिया जी। जन्म स्थान मेरा भी बड़कुई रहा है क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ पर नौकरी करते थे जी। उसके बाद मैट्रिक तक तो मैं बड़कुई में ही पढ़ा जी। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने फिर छिंदवाड़ा से किया, बीएससी करी मैंने जी। और उसके बाद फिर बैंक की नौकरी में आ गया जी। और 39 साल नौकरी करने के बाद जनवरी 2013 में जी। मैं बैंक से सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद भी छिंदवाड़ा में निवास करता हूँ। जी सर, बहुत बढ़िया सर। मैं एक छोटी सी जानकारी आपसे चाहूँगा। आपने आपके आदरणीय पिताजी का जिक्र किया जी, टूटू इंजीनियर जी। जी। उनका नाम बड़ा प्रसिद्ध था, यानी मैं बचपन में भी काफ़ी सुना हूँ और जहाँ भी कभी परिवार के कार्यक्रम, समाज के कार्यक्रम में मैं गया हूँ तो मुझे आज भी स्मृति है थोड़ा कि उनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध। कुछ थोड़ा आप उनके बारे में बता सकें तो, यानी उनका नाम के साथ इंजीनियर शब्द कैसे जुड़ा, आप थोड़ा सा हमें। देखिए, आए तो हम लोग भी गांव देहात से ही थे। उनके फादर जो मेरे पिताजी थे जी, पर उस जमाने में कोल माइंस में नौकरी लग गए जी, और धीरे धीरे अपने कार्यकुशलता के बल पे उन्होंने अंग्रेज शासन को प्रभावित किया। जी। और उस समय शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार तो होता नहीं था। जी हाँ। तो वो लोग, जो लोग उस जमाने में नौकरी चाकरी करते थे, जी, उन्हीं में से लोगों को जो थोड़े कुशल होते थे, जी, उनके एग्जाम वगैरह लेकर और उनको प्रमोशन दिया करते थे। अच्छा अच्छा। तो 44 कंपनी में पिताजी काम करते थे। जी, तो अंग्रेजों ने उनको 2-3 एग्जाम में अपीयर होने का मौका दिया। जी, तो पहले फिटर हुए, फिर उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर हुए और बाद में फिर नागपुर से एग्जामिनेशन दिलवा के और उनको इंजीनियर बना दिया। जी, जी। तो जब इंजीनियरिंग पास करवा दिया, फुल फ्लैश इंजीनियर बन गए, तो स्वाभाविक है मशहूर तो होना ही था। बिल्कुल बिल्कुल। और काबिलियत उनमें बहुत थी ही। बिल्कुल। यानी हम ये किस सन की बात कर रहे हैं लगभग? देखिए 1932 में पिताजी मेरे इंजीनियर बने। 1932 में। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कुछ समय लगभग 90 साल के आसपास हो चुके हैं। मतलब जी, बहुत बढ़िया है। उस समय यानी इंजीनियर की पदवी हासिल करना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए नाम के साथ ही इंजीनियर शब्द जुड़ गया और आज भी वो बरकरार उसी तरीके से बरकरार। बहुत बढ़िया सर। और बढ़िया, उन्होंने 30 साल तक 1962 में रिटायर हुए, 30 साल तक उन्होंने अपने इंजीनियरिंग
की शिक्षा बराबर ली जी यानी नौकरी करी बढ़िया तरीके से। बहुत बढ़िया सर जी। हाँ चलिए, ये बहुत अच्छी स्मृति के रूप में है। और भी कुछ आप जानकारी देना चाहें उनके बारे में और तो? अब चूंकि जिस ढंग से वो नौकरी कर रहे थे जी तो उनके हाथ में उस जमाने में बहुत पावर हुआ करते थे जी और इसलिए उन्होंने समाज के न जाने कितने सारे लोगों को केवल अपने समकालीन जो थे उस समय जी नौकरियों पे रखा जी और उससे एक उनका एक अच्छा ग्रुप भी बना, नाम भी बढ़ा, जी समाज में उनकी चर्चा भी रही। बिल्कुल। तो जब उनको अधिकार मिले तो उसका उन्होंने बहुत समुचित प्रयोग किया। बहुत बढ़िया, समाज के लिए प्रयोग किया उसको, बहुत बढ़िया सर। चलिए सर, उसी दौरान लगभग 1957 के आसपास की आपने एक हमको बहुत अच्छी जानकारी दी थी। हम चाहते कि समाज के अन्य लोग भी उससे परिचित हो। सबसे पहला समाज का सम्मेलन जी यानी 1957 57-58 जी 57-58 में डेहरिया समाज का छिंदवाड़ा जिले में पहला सामाजिक सम्मेलन, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। वो सम्मेलन 57-58 में छिंदवाड़ा में जो भी समाज के लोग निवासरत थे जी सर। तो उनकी बैठकें तो हमारे घर पे ही होती थी। जी हाँ। तो उस समय पे हमारे बड़कुई के ही लखनलाल जी डेहरिया जो जी सिवनी प्राण मोती के रहने वाले थे, जी वो फादर के साथ अटैच थे, उनके असिस्टेंट ही थे समझो। अच्छा तो लगा और बहुत बड़े सामाजिक प्राणी थे वो। जी तो लोग आपस में ये चर्चा करते रहते थे कि क्यों ना एक समाज का सम्मेलन अपन बुलवाएं जी और उसमें सामाजिक चर्चाएं हो। बिल्कुल। और भी बहुत सारे लोग उस जमाने में पिताजी के साथ काम करने वाले लोग थे। जी सर। तो उन सब लोगों ने मिलके 57-58 में एक सम्मेलन आयोजित किया। जी बड़कुई में वो सम्मेलन हुआ था जी और रात के वक्त वो सम्मेलन आयोजित किया गया था। अच्छा और चूंकि पहला सम्मेलन था उस जमाने में और ख्याति तो उनकी थी ही, जी इसलिए बहुत बड़ी संख्या में समाज के लोग उसमें जुड़े। जी उस सम्मेलन अब चूंकि काफ़ी अरसा बीत चुका है, जी इसलिए उस सम्मेलन की याददाश्त बहुत कम लोगों को अब होगी, क्योंकि काफ़ी उस उम्र के लोग ज़रा कम मिलते हैं। बिल्कुल। हम लोग को भी हल्की हल्की याददाश्त है, जी हाँ। पर बहुत ही सफलतापूर्वक वो सम्मेलन आयोजित किया गया था। जी सर। और चांद वाले जो तेजराम मासा थे, जी बाद में वो हमारी सिस्टर के ससुर भी हुए, वो उस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। और जिले से जितने मशहूर लोग हुआ करते थे, डॉक्टर पार, डॉक्टर काम्बले और ऐसे बहुत सारे मशहूर हस्तियां जी हाँ। उस सम्मेलन में शरीक हुई थी। जी सर। उस सम्मेलन में क्या हुआ, शुरू में ही एक ऐसा इशू आ गया जी जिसने काफ़ी समय सम्मेलन का जाया तो नहीं मैं कहूँगा जी, पर उस पर चर्चा बहुत थी। वो थी इशू की, भाई हमारे समाज से अन्य समाज के लोग घृणा क्यों करते हैं जी। और ये घृणा शब्द एकदम से वहाँ सम्मेलन में उछला और लोगों ने अपनी अपनी राय दी जी। उस समय तो जरूर ऐसा लगा कि वो शब्द समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन कालांतर में समय के साथ साथ वो शब्द ने कमाल करके दिखा दिया। लोगों को समझ में आया कि भाई असल में हमारे समाज से घृणा क्यों की जाती है। तो सुधार के बहुत सारे पहलू स्वाभाविक रूप से उजागर होते चले गए उस सम्मेलन। जी जी। तो उस सम्मेलन में ही ये बात सामने आई कि समाज अगर आर्थिक रूप से सशक्त हो तो ये घृणा अपने आप कम हो सकती है। जब विचार मंथन आगे बढ़ा तो सबसे पहला इशू जो रहा कि भाई हम लोग शादियों में बहुत फिजूल खर्ची करते हैं जी। क्यों ना इसमें थोड़ा सा इसको, यानी फिजूल खर्ची उस समय भी होती थी और गरीब तो बहुत थे, उसका स्तर वही था उसमें, उसके बाद भी फिजूल खर्चियां जारी थी। हाँ, क्योंकि उस समय 3 दिन की शादियां हुआ करती थी। बारात जाती थी तो 3 दिन में वापस आती थी, है ना। तो पहला निर्णय तो सम्मेलन में यही हुआ कि शादी 24 घंटे के अंदर पूरी संपन्न हो जाना चाहिए, एक दिन की शादी होना चाहिए। तो वो शुरुआत उस सम्मेलन से शुरू हुई कि शादी एक
एक दिन में पूरी होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और पहली बार समाज ने देखा कि हमारे लोगों ने क्या क्या प्रोग्रेस करी है, कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। बहुत सफलतापूर्वक सम्मेलन, वो रात से शुरू हुआ तो दिन के 2 बजे तक चलते रहा, कोई हिलने को तैयार नहीं था, इतना शानदार सम्मेलन था। जी। और वो बड़कोई की समिति ने ये अपने चलते फिरते आयोजित कर दिया था। जी। सक्षम थे पिताजी मेरे, जी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तो छोटी मोटी बातें हैं हमारे लिए, जी। कर देंगे। बिल्कुल। किया था, बहुत मजा आया था उस सम्मेलन में। कोई जैसे हमारे ब्राह्मण महासभ जो हैं जी, सिवनी वाले, क्या नाम, बालक राम ब्राह्मण उस समय गांगीवाड़ा में पोस्ट हुआ करते थे। जी। तो उनसे कभी मुलाकात होती है तो वो सम्मेलन के बारे में बताते हैं कि यार क्या मजा आया था उस सम्मेलन में। अच्छा। जी। तो उसके बाद फिर सामाजिक चर्चाएं शुरू हुई जी। और दायरा बढ़ते चला गया। फिर प्रेम कुशल मुंशी वगैरह, दुर्गा मुंशी वगैरह, ये सारे लोग, ये जो लखन भैया के मुरली जी जो थे, ये मतलब समाज का बहुत बड़ा तबका पिताजी से अटैच था। जैसे राजा राम पटेल हो गए, ऐसे बड़े बड़े लोग जो थे, वो सारे, नत्थन लाल जी हो गए, या आज हमारे जो पहले विधायक रहे अमरवाड़ा वाले, क्या नाम था उनका, जी, सुनीता दीदी के दादाजी, जी, क्या नाम था, मुझे भी याद नहीं है अपना। जी। वो सारे लोग अटैच थे। जी। और उस सम्मेलन में सारे लोग आए हुए थे क्योंकि पहला सम्मेलन था। बिल्कुल। तो और लोगों को जानने का मौका मिला कि हमारे समाज में लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच गए। जी। बहुत अच्छा सम्मेलन था। जी। आज भी याद आता है तो बहुत अच्छा लगता है। जी। बिल्कुल। इतने साधन नहीं थे, उसके बाद भी सम्मेलन आयोजित किया गया था। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। और उसके बाद तो फिर क्या हुआ कि बड़कोई समिति काफी मशहूर हो गई। और उस समय चूंकि प्रेम कुशल मुंशी और यहाँ की जो समिति के खास लोग थे, दुर्गा मुंशी वगैरह, वो सब रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए थे। अच्छा। तो बाबा साहब ने जो पहली पार्टी बनाई थी, राजनीतिक पार्टी बनाई थी। तो एक सम्मेलन फिर अपनी जमीन, उस समय तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, अपने जमीन पे एक रिपब्लिकन पार्टी का बड़ा सम्मेलन भी कराया गया। अच्छा। और उसमें सारे लोगों ने जब भाषण दिया तो हमको पहली बार समझ में आया कि ये सब चीजें क्या है और भाषण कला चीज क्या होती है। अच्छे लोग आए थे रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में। जी। बहुत बढ़िया स्मृति। चलिए, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी इस चीज से, इस स्मृति से थोड़ा आश्चर्यचकित भी होगी कि समाज, यानी कितने 1957-58 की बात, उस समय भी कितना सक्रिय था, आज भी कितना सक्रिय है। बहुत बढ़िया। तो सर, आगे हम जानना चाहेंगे कि हमारे डेहरिया समाज की समिति छिंदवाड़ा जिले में खासकर कैसे अस्तित्व में विधिवत आई, कहना चाहिए, रजिस्टर्ड प्रक्रिया के द्वारा, और किन्होंने इसकी प्रक्रिया करवाई थी? उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्रताप जी जो थे बड़कोई वाले, उन्होंने सबसे पहले संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। उस समय देखिए 57 के बाद से इतनी शिक्षा का प्रचार प्रसार तो था नहीं, या रजिस्ट्रेशन वगैरह के तो समझो समितियां ही नहीं बनी थी कि कोई ऐसे कार्यालय नहीं बने थे कि संस्थाएं रजिस्टर्ड हो सके। शुरुआती दौर था स्वतंत्रता के बाद का। बिल्कुल। लेकिन जब ये दौर शुरू हुआ कि संस्थाएं रजिस्टर्ड भी होती हैं और उसको सहायता मिल सकती है सरकार के द्वारा, तो प्रताप जी ने फिर 79 में पहली बार विधिवत उसका रजिस्ट्रेशन कराया। जी। हम लोग तो समय बड़कोई छोड़ चुके थे 68 में। अच्छा, है ना। हमारे सामने की बात वो नहीं, लेकिन पता लगा मुझे कि उन्होंने करवाया था। मतलब उस समय जो पहली समिति रजिस्टर्ड हुई, उस समय कुछ कार्यकर्ताओं के आपको कुछ और नाम याद हो? नहीं, उस समय तो बड़कोई के सारे कार्यकर्ता उसमें, जैसे ये तुम्हारे ओपी माँ साहब वगैरह थे, इकलहरा वाले, और भट्ट जी थे चांदामेटा वाले, और बहुत सारे उस समय समाज के अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता जो थे वो सब उसमें शामिल थे। हाँ, किशोरी लाल जी थे, कोमल के पिताजी, ये सब बड़े लोग थे।
हमारे मूसिया जी थे, घुड़न जी जो थे, जी। अरुण मा साहब के पिताजी, जी, वो जी। सारे लोग उसमें शामिल थे। जी। हंसू भैया वगैरह थे, जी। मेरे 2 बुआ के लड़के थे, पितराम मा साहब, पुनाराम भैया, ये सब बड़े अच्छे वर्कर और अच्छी नौकरियों पे थे। ये सारे लोग उस समितियों में शामिल थे। जी, जी, बहुत बढ़िया। तो उस समिति की कुछ स्मृति आपके पास? नहीं, उस समिति में कार्य तो हुआ, लेकिन सबसे पहला जो सम्मेलन विधिवत शुरू हुआ जी। वो सन 86 में हुआ, जो सन 86 में जो एकलहरा में आयोजित किया गया अच्छा। था। एकलहरा के स्कूल प्रांगण में ओपी मा साहब के नेतृत्व में अच्छा, वो सम्मेलन मतलब प्रताप डेहरिया जी के रजिस्ट्रेशन के बाद जो समिति अस्तित्व में आई, उसके बाद समिति ओपी सर के पास चली गई थी। ओपी सर के पास चली गई जी। और उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया। उस सम्मेलन में मैं आया हुआ था 1986 में था, जब मतलब मैं तो नौकरी 74 में लग चुका था जी। पर किन्हीं कारणों से आते जाते रहते थे घर। जी। तो जब मुझे पता लगा कि एकलहरा में एक सम्मेलन हो रहा है जी। तो मैं उसमें शरीक हुआ। बहुत बढ़िया। उसमें बहुत मजा आया जी। अच्छा सम्मेलन था, बहुत अच्छा था। उसमें मधुकर मा साहब भी एक बहुत, जो संजय मंगरे के पिताजी हुआ करते थे, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे और वो चूंकि बहुत जगह घूमे फिरे थे तो उनकी पकड़ भी थी, उनको समझ में भी आता था कि संगठन क्या होता है, समाज क्या है, वो उनको अच्छा एक्सपोजर था उसमें। बिल्कुल। और हम सब लोग जब वहां पर एकलहरा में मिले तो बहुत मजा आया। पहली बार मेरे को मौका मिला और उस सम्मेलन में मैंने एक स्पीच जो पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों पर आधारित थी वो मैंने दी थी उस जमाने में भी। और ओपी मा साहब उसके अध्यक्ष मनोनीत हुए और आरसी मा साहब जो थे वो सचिव बनाए गए। अच्छा। और बलीराम मा साहब भी उसके संगठन मंत्री बने और विधिवत फिर वहां से समिति चालू हुई। और हम सारे लोग छिंदवाड़ा के भी जो लोग थे, छिंदवाड़ा की समिति भी उनके साथ अटैच हुई। बिल्कुल। तो और उस समय आदरणीय ओपी सर की समिति जो थी उसके और कुछ फिर तो मा साहब ने सर्वे शुरू किया और कभी जीप से या कभी अपनी 2 व्हीलर से हम लोगों ने घूमना शुरू किया। उसी समय हमको समझ में आया कि हमारा सारा जो समाज है वो अमरवाड़ा और हर्रई तरफ ही है। अच्छा, अधिकतम। और हम लोग सबसे पहले ओपी मा साहब के साथ ही अमरवाड़ा गए। अब चूंकि उनकी ससुराल तो मा साहब थी है इनके यहाँ, सुनीता मैडम के यहाँ, क्या नाम था पिताजी के, नोखेलाल जी। हाँ, नोखेलाल जी के यहाँ उनकी ससुराल थी। तो उस बहाने हम लोग अमरवाड़ा अक्सर जाया करते थे और बहुत सारे लोगों से फिर परिचय बढ़ना शुरू हुआ। बिल्कुल। अच्छा, अब चूंकि सितावी लाल मा साहब वगैरह सब हमारे बहुत करीबी रिश्तेदारी हुआ करते थे तो इन सब का एक बहुत बड़ा ग्रुप बना और हम लोगों ने साथ में घूमना शुरू किया। बहुत बढ़िया। तो लगभग ओपी मा साहब लगभग एक कार्यकाल रहे। हाँ, एक कार्यकाल रहे जी। उसके बाद समिति आई फिर सितावी लाल सर के पास। तो फिर क्या हुआ कि यह विचार भी जोर पकड़ा कि समिति का कार्यालय और समिति का कार्य प्रणाली जिला मुख्यालय पे हो तो हम बहुत जल्दी आगे आ सकते हैं। बहुत जल्दी। तो इस वजह अब क्योंकि बड़कोई थोड़ा सा आउट पड़ता था, एकलहरा बड़कोई वगैरह, उस समय तो इतने साधन भी नहीं होते, किसी के पास एक तो मोटरसाइकिल हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल। साइकिल हो जाए तो बड़ी बात होती थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर सितावी लाल मा साहब जो थे वो अध्यक्ष बने। तो चुनावी प्रक्रिया हुई या मनोनयन के द्वारा? नहीं, मेरे ख्याल में तो याद नहीं, मुझे मैं तो नहीं था, लेकिन शायद मनोनयन ही हुआ था। चुनावी प्रक्रिया हुई थी, मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि उनके अगेंस्ट में कोई लड़ा नहीं होगा मेरे ख्याल में। वो क्योंकि सबसे सक्रिय उस समय वो ही थे और सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन्हीं की थी, इसलिए उनको बना दिया गया। और उस समय अर्जुन मा साहब जो थे वो उनका भी एक्सपोजर बहुत था क्योंकि वो दुर्गा मुंशी के साथ जो उनके रिलेटिव चाचा लगते थे उनके साथ उन्होंने बहुत काम किया हुआ था और छिंदवाड़ा में रहते थे। तो वो सचिव हुए और कोषाध्यक्ष बनाया गया उस समय मनोहर मा साहब गुलाबरा वाले। और हम लोग तो उस समय उन लोगों की उम्र के हिसाब से छोटे थे, लेकिन भैया उनकी कार्य प्रणाली हम लोगों ने देखी तो मजा आ गया। बिल्कुल भाई, इतने सिस्टमैटिक ढंग से उन लोगों ने समिति चलाना शुरू किया और इतने लोगों को जोड़ लिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर तो उन्होंने पूरे जिले में अपना वर्चस्व कायम कर लिया। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया।
तो उस समय की आदरणीय सितई बिलाल सर के समय की कुछ बेहतरीन कुछ फिर यादें, तो कुछ घटनाएं? फिर तो गाड़ी बहुत सरपट दौड़ना शुरू हो गई। जी क्या उन्होंने हर साल एक सम्मेलन आयोजित करना शुरू किया, जी और उसी बीच दर्शन मामा और रतन मामा और फूल सिंह मैया जी और कलश राम जी, जी रिक्की राम जी, जी बहुत अच्छे अच्छे लोग, खास तौर पे दयानंद जी के जो फादर थे, जी राम भगत माँ साहब। जी अरे क्या समिति थी, मैं आपको बताऊं पाठे जी, जितनी मशहूर हस्तियां थी सारी की सारी समितियों में शामिल हो में गई जुड़ी थी। और बहुत बड़ा संगठन हो गया। भाऊलाल माँ साहब और ये रमेश जी के फादर जो थे वो, और नोखे लाल जी और कुरेश, और पूरा जिले का हर आदमी, प्रहलाद बेले से लगा के मधुकर मंगरे माँ साहब से लेके सारे के सारे शामिल हो गए जी। और एक सशक्त समिति गठन हुई बहुत बढ़िया। और उन्होंने अपना काम फिर शुरू किया। जी हर साल सम्मेलन करवाए जाते थे जी और माँ साहब ने तो एक बहुत अच्छा सर्वे भी कराया जी, और आदर्श विवाह की रूपरेखा भी उन्होंने डाली बिल्कुल बिल्कुल। और शायद शुरुआत शायद उसी उन्हीं ने समिति से करवाई, हुई। उन्होंने करवाई दो जी। तीन शादियों से, जी और सर्वे भी समाज का उन्होंने ही करवाया। जी और हर महीने एक बहुत शानदार बैठक उनके समय आयोजित होती थी, जी जिसमें हर ब्लॉक का, अच्छा उस समय इतना रुझान था समिति के प्रति जी कि माँ साहब तो पोस्ट कार्ड डालते थे आमंत्रण के लिए, कोई जी। ऐसा साधन इलेक्ट्रॉनिक्स का तो था बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लेकिन भाई सबके सब आते थे। आते थे। जी और मोस्टली हमारे लालबाग वाले मकान में वो सभाएं आयोजित होती थी जी और खर्चा तो माँ साहब खुद ही बियर करते थे जी। बहुत अच्छे से, बहुत और दूर से लोग आते थे तो बिल्कुल खाने आने का अरेंजमेंट किया जाता था, जी जी शानदार। बिल्कुल। और माँ साहब अपने तरीके से करते थे वो। जी बहुत बढ़िया था। शायद वो समिति दो कार्यकाल दो तक कार्यकाल सक्रिय तक रही सक्रिय रही समिति जी और बड़ी संगठन इतना बढ़िया था कि कहीं भी, जैसे सारणी में सम्मेलन हुआ जी और शिवपुरी में सम्मेलन हुआ और भी दो तीन जगह सम्मेलन आयोजित हुए, जी तो माँ साहब खुद अपने तरफ से गाड़ी करते थे जी और सारे लोगों को कलेक्ट करते, बिल्कुल दल बल के साथ, बड़े शान शौकत के साथ जी। हम लोग शरीक होते थे सम्मेलनों में। जी जी उसी के एक संदर्भ में एक छोटी सी याद मैं आपको बिल्कुल बोलूं, सर। जी सिवनी में एक सम्मेलन हुआ, जी तो माँ साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग को इनवाइट किया गया, जी क्योंकि कलश राम जी, रिक्की राम जी, ये सब सिवनी के थे, जी जी तो इन लोगों को भी बड़ा इंटरेस्ट था कि छिंदवाड़ा समिति वार्षिक सम्मेलन सिवनी में शामिल हो। जी जब हम लोग सिवनी पहुंचे तो उन्होंने हम बिल्कुल हमारी समिति को हाथों हाथ लिया जी और उस सम्मेलन का दायित्व पूरा छिंदवाड़ा समिति को ही सौंप दिया। जी। और उस सम्मेलन में क्या हुआ था, चुनाव होना था अध्यक्ष का, अच्छा तो वह दायित्व भी उन्होंने छिंदवाड़ा समिति को सौंपा। जी और उस समय में पहली बार पोलिंग से, वोटिंग से चुनाव हुआ। अच्छा तो आदरणीय रेवाराम सूर्या एक कैंडिडेट थे और दूसरे कैंडिडेट थे हमारे संतराम जी, जी। संतलाल जी जो बिजली बोर्ड में थे, जी और बाकायदा पोलिंग हुई, वोट गिने गए जी और हमारे संतलाल जी जो थे वो अध्यक्ष चुने गए, क्योंकि उसके पहले रेवाराम सूर्या अध्यक्ष हुआ करते जी थे। जी और भैया उस समय में छवि लाल जी डहरिया जो डिप्टी कलेक्टर वगैरह थे, तो सारे लोग, बड़ी हस्तियां भी सिवनी में जमा हुई थी। बिल्कुल फिर चुनाव के बाद रात भर सम्मेलन चला, अच्छे अच्छे प्रस्ताव पास किए गए और वोकेशनल कोर्स और ITI और ग्रेजुएशन, उस जमाने में तो यही काफी हुआ करता था समाज के लिए। इन सब पे बड़ी अच्छी चर्चाएं हुई और बौद्धिकता का सूत्रपात उस सम्मेलन, सिवनी के सम्मेलन से शुरू हुआ। बहुत बढ़िया सर। तो साथियों 1957 का बड़कुई में पहला सम्मेलन, एक सम्मेलन मुझे भी याद है, शायद आप भी शायद उसमें उपस्थित थे। मुझे याद है 1997 की बात है, शायद 97 या 98 की, 98 में होगा, 98 की हो सकती है। उस समय बड़कुई ही के ही कुछ युवा साथी, जिसमें रामचरण डहरिया जी, रामजी डहरिया जी, मैं भी था उस समय, और पुरुषोत्तम डहरिया जी, डिंकू नाम है जिनका निकनेम, आदित्य डहरिया, ये कुछ हम लोग युवा लोग थे। रामचरण डहरिया जी, रामजी डहरिया जी, हम लोगों ने सोचा कि चलिए एक सामाजिक सम्मेलन किया जाए। उसमें भी काफ़ी, शायद 500-700 लोग एकत्रित हुए थे और काफ़ी अच्छी यादें है उसकी।
उसके शायद 6 महीने बाद की बात है कि फिर 98 में छिंदवाड़ा में एक वार्षिक सम्मेलन हुआ, चुनावी सम्मेलन था शायद वो, उसमें चुनाव हुए थे। फिर समिति जो है पीएल डेहरिया जी की तरफ चली गई थी। उस सम्मेलन में मैं नहीं था। अच्छा। उस सम्मेलन में क्या हुआ था कि जिस दिन सम्मेलन रखा गया था जी। उस दिन मेरी भांजी और मेरी बेटी का भोपाल में पीएमटी का पेपर था। अच्छा अच्छा। तो मैं और डॉक्टर साहब दोनों वहाँ चले गए थे। अच्छा जी जी। वो सम्मेलन हमारी एब्सेंट में हुआ था। जी जी। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कुछ हुआ हो जी। उस सम्मेलन में माँ साहब को हरवा दिया गया। जी। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जी। इस संदर्भ में एक 2 मिनट का एक वक्तव्य और सुने। बिल्कुल। एक मासिक बैठक में जी। उसमें काफी भीड़ थी उस मासिक बैठक में भी। जी। एक सीताभी लाल जी के कार्यकाल में एक प्रस्ताव पास किया गया जी। कि हमारे जो 5 उपवर्ग हैं जी। ये आपस में रोटी बेटी का संबंध तो करते हैं जी। लेकिन लुका छुपी करते हैं, थोड़ा शर्माते हुए झिझक के करते हैं। जी। तो हम लोग क्यों ना एक बड़ा संगठन बनाएं जी। और इन 5 उपवर्गों को आपस में जोड़ लिया जाए रोटी बेटी के तहत। उस समय प्रस्ताव पास कर दिया गया और हम लोगों ने ये कार्य योजना बनाई कि 5 उपवर्ग का एक अच्छा सा वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाए। जी। और इसमें इस चीज को प्रस्ताव को पास करवा लिया जाए और एक स्मारिका के रूप में पूरे समाज में इसको वितरित कर दिया जाए। जी जी। जिसमें अगर कभी कोई ऑब्जेक्शन उठाए जी या कोई झिझके या को शंका हो तो वो उस स्मारिका के द्वारा वो ये बता सके कि ये प्रस्ताव सामाजिक रूप से पास कर लिया गया है, इसलिए आप ये सारे संबंध बेफिक्र कर सकते हैं। जी जी जी। मेरे को इसलिए भी याद रहा कि बहुत साल बाद हम लोग बदमान जी के एक सगाई के कार्यक्रम में होशंगाबाद गए। जी। ये बात होगी 14-15 की बात होगी। जी। 14-15 में इस बात का जिक्र हुआ कि हमारे उपवर्ग लोग आपस में शर्मा शर्मी शादी करते हैं, खुल के नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अगर समिति ने वो प्रस्ताव पास कर दिया होता तो देखो आज इनको ये बात इतने सालों के बाद उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही। तो ऐसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा उस जमाने में समाज में हुआ करती थी। जी। लेकिन चूंकि समितियां बदलती हैं, मिनट्स बहुत अच्छे लिखे नहीं जाते, रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इसलिए कार्य आगे नहीं बढ़ पाता है। और मैं तो समिति के लिए अभी बहुत दिनों से हम आप लोगों ने शुरू भी किया हुआ है कि बाकायदा मिनट्स लिखे जाते हैं जी। और उसका रिकॉर्ड अब कार्यालय में रहना चाहिए। पहले तो कार्यालय वाले वो नहीं करते थे। जी जी। तब तो हमारे पास कार्यालय है और रिकॉर्ड रख सकते हैं। अच्छा, इस संदर्भ में एक छोटी सी चीज और जी। समिति जब बहुत अच्छे शराब पीती सीताभी लाल माँ साहब की जी, तो हमारे मामू जो हैं दर्शन लाल जी उन्होंने बोला कि यार समाज का ये भवन एक होना बहुत जरूरी है। ये बहुत पुराना विचार था जी। तो उन्होंने बोला मेरे पास जमीन है काफी पुश्तैनी जी, और मैं आपको एक 40x60 का प्लाट समिति को दान करना चाहता हूँ जी, और उसमें आप अपना भवन बना सकते हैं। बिल्कुल। तो मामू ने वो जमीन दान करी। तो उस जमाने में तो साहब 100 रुपये अगर किसी ने चंदा दे दिया तो वो सबसे बड़ी राशि होती थी। अच्छा। 2-2, 5-5, 10-10 रुपए चंदे होते थे। बिल्कुल। लेकिन उस जमाने में माँ साहब ने किसी भी तरह कलेक्शन करके और वो प्लाट की रजिस्ट्री डेहरिया समाज सुधार समिति के नाम से रजिस्टर्ड करवा दी। आज भी वो रजिस्ट्री बरकरार है समिति के पास और वो प्लाट जो दान में मिला हुआ है विधिवत हमारे कब्जे में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां थी सीताभी माँ साहब की, मैं आपको बता नहीं सकता। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका जैसा समर्पित फिर कोई अध्यक्ष अभी तक हुआ नहीं है। बिल्कुल, आज भी वो उतने ही समर्पित हैं। आज इतनी उम्र हो चुकी है। देखिए 2013-14 में उन्होंने बोला यार कि जब तक महिलाएं सामने ना आए तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने देखिए अपने दम पे हम लोग 2-4 लोग मिलके, बलराज जी थे, मैं था, सीताभी अर्जुन माँ साहब थे, ऐसे 5-7 लोगों को कंट्रीब्यूट करके और उसमें मैक्सिमम पार्ट तो उनका ही था जी, महिला सम्मेलन शुरू कर दिया। बिल्कुल, शायद 13 में उन्होंने महिला सम्मेलन शुरू किया जो आज तक भी बरकरार है और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ही होता है। जी हाँ।
आज भी आज उनका भी, और आर्थिक एडवांस में योगदान- दे के रखते पैसा। बिल्कुल बिल्कुल इस साल का भी पैसा वो दे चुके हैं। जी। अच्छा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। वो बोलते आज हैं भी कि ये उनकी सक्रियता देख के आश्चर्य होता है। आश्चर्य होता भाई। जी जी। तो 98 में समिति जो है आदरणीय श्री पीएल डेहरिया जी के पास पहुंची, जिसमें सचिव थे आदरणीय संजय डेहरिया जी जो पीडब्ल्यूडी में हैं, और शायद युवा अध्यक्ष के रूप में गोपाल डेहरिया जी को दायित्व दिया गया था। उसके बाद समिति का उतना मैं भी नहीं जोड़ पाया, क्योंकि नौकरी वगैरह से बाहर चले गए नौकरी के कारण। आपको कुछ सक्रिय आज आपको यदि उस समिति के बारे में कुछ यादें हो तो? नहीं, उसके बाद तो मैं, मेरी भी पोस्टिंग यहाँ से बाहर हो गई, इंदौर में चला गया। जी। मेरे को सिर्फ एक ही छोटी मोटी यादों के तहत एक छोटा सा मैं वर्णन करूं। जी एक सम्मेलन बुलाया गया था, जो यादव भवन, हमारे लालबाग के बगल में यादव भवन है हमारे जी घर के बगल में, जी वहां पर वो आयोजित हुआ था। जी। तो मैं छिंदवाड़ा आया हुआ था, तो चूंकि घर के बगल में ही सम्मेलन हो रहा था, जी तो मैं भी उस सम्मेलन में सितावी लाल महासाब के साथ, अर्जुन महासाब के साथ शरीक हुआ था। बिल्कुल। और वो सम्मेलन जो समय की एग्जिस्टिंग समिति थी, उसका कार्यविधि देखा हम लोगों ने। जी और उस सम्मेलन में हम लोगों ने देखा कि वो उस समय भी पुरानी समिति को बहुत याद किया गया। जी। और सम्मेलन बगैर किसी ठोस निर्णय या कोई प्रस्ताव पारित किए जी आमतौर पे जैसे जो नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ों के साथ संपन्न हो गया। उसका समापन ठीक ढंग से नहीं हुआ था। जी लोग अपनी अपनी बात करके और सम्मेलन को समाप्त कर दिए थे। जी। उसके बाद फिर काफ़ी दिनों तक समिति पीएल डेहरिया साहब के पास ही रही। जी। और उन्होंने क्या किया ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जी। एक आध दो बार मेरे को परासिया में बैठकों में शामिल होने का मौका मिला। जी। तो मैं उस समय जो नार्द में पोस्टिंग थी मेरी, तो मैं परासिया बैठक में आ जाता था। जी। एक से बैठक में मैं आया तो आमतौर पर चर्चा थी कि विधानसभा जो चुनाव परासिया का होना है, उसमें कोई ऐसा अपने समाज के कैंडिडेट पहले से ही प्रोजेक्ट कर दिया जाए। जी। तो उसके लिए अपन लॉबिंग करें। बिल्कुल। अब चूंकि सम्मेलन में मैं था और हरिनारायण डेहरिया भी उस समय जीवित थे, वो पहले विधायक रह चुके थे। जी। तो ये लोग झिझक रहे थे किसी नाम को लेने में। जी। तो मैं खड़े होकर बोला, भाई कि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि ऐसा व्यक्ति कोई चुनाव में प्रोजेक्ट किया जाए जो धनबल में भी सशक्त हो, पढ़ा लिखा भी हो, ख्याति प्राप्त भी हो। बिल्कुल। तो चलिए, आप लोग तो कोई नाम लेना नहीं चाहते, चलिए मैं अपने तरफ से पीएल डेहरिया साहब को प्रपोज करता हूँ। वो करोड़पति आदमी हैं और अच्छे आला अफसर रहे हैं, वो एक बहुत सुटेबल कैंडिडेट हमारे हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस टाइप की गतिविधियां चलती रहती थी। पर वो उसके बाद से किसी भी डेहरिया को आज तक टिकट कांग्रेस की तरफ से मिल नहीं पाई थी। जी बिल्कुल। तो साथियों, आदरणीय पीएल डेहरिया जी के बाद का कार्यकाल उतना मतलब कहना चाहिए संतुष्ट नहीं रहा संगठन के गतिविधियों को लेकर, क्योंकि फिर समितियां किस तरीके से चेंज हुई फिर पता ही नहीं चला। ये कहना चाहिए कि एक कमरे में 10-15 लोगों के निर्णय से कुछ फेरबदल होते रहे और लगभग कुछ सालों तक संगठन की गतिविधियां लगभग स्थिर टाइप की, शिथिल टाइप की बनी रही। लेकिन फिर प्रांतीय समिति भोपाल, इन्होंने प्रयास किया कि सभी जिलों की समितियों को सक्रिय किया जाए और प्रांतीय समिति के तहत वो समितियां कार्य करेगी। इसी उद्देश्य से छिंदवाड़ा की समिति फिर से कई गुना उत्साह के साथ अस्तित्व में आई। आदरणीय
शिवनारायण डहरिया जी इलेक्टोरेट अध्यक्ष बने और वो समिति फिर वहाँ से उन्होंने जो बेहतरीन सफलता हासिल की वो हमें याद है। तो आदरणीय शिव भैया की समिति, शायद आपने उसके अस्तित्व में आने के बाद की सारी गतिविधियों को आपने देखा है। हम लोग तो फाउंडर मेंबर हैं उस समिति के जी। उसके पहले क्या हुआ कि किन्हीं भी षड्यंत्र कहिए या जो भी उस समय परिस्थितियां रहीं, जो भी है जी। पीएल डहरिया के बाद रमेश जी अध्यक्ष चुन लिए गए जी। और उनके चुनने का तरीका, परासिया में उनका चुनाव हुआ था, हम भी उसमें शामिल थे जी। हमारे मामू लगते थे श्याम डहरिया जी जी। उन्होंने सोसाइटी में जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी अध्यक्ष को चुनते हैं, उस पैटर्न में रमेश डहरिया जी को चुन लिए। अब चूंकि समिति उस समय परासिया स्थानांतरित हो चुकी थी तो ज्यादा लोग तो उसमें थे नहीं, उनका मान्यता मिल गई किसी भी तरह जी। उसके बाद रमेश डहरिया जी जब काबिज हो गए जी, तो उन्होंने भी 2-4 बार प्रयास किया कि भवन के लिए कुछ किया जाए जी। तो वो 2-3 महीने में एक आध बैठक छिंदवाड़ा में आयोजित करते थे जी। और हमें भी बुलाते थे, हम जरूर जाते थे जी। वो विभिन्न प्रकार के वो प्रस्ताव पेश करते थे कि 10,000 रुपये सक्षम लोग मिलाएं और एक पैसा कलेक्ट हो जाएगा और फिर अपन भवन निर्माण करेंगे। लेकिन बस वो सिर्फ बातों में वो बैठ के, हाँ, पर वो उन्होंने कभी कोई गंभीर प्रयास कभी किया नहीं और वो भवन का काम आज तक भी वैसा ही लंबित पड़ा हुआ है। उस तरफ समिति का ध्यान है नहीं। उसके बाद सुधार समिति के बैनर तले ही नई समिति गठन का बहुत प्रयास हुआ जी। उस समय हमारे जो समिति पुरानी सितावी लाल महासाब की समिति के सक्रिय सदस्य जो थे वो सब चुस्त दुरुस्त थे और वो लोग चाहते थे कि समिति फिर से खड़ी हो। बिल्कुल। और बैठकें होती थी कि हर महीने में एक बैठक फिर उन्होंने शुरू भी कर दी थी, सब लोग उसमें आते थे लेकिन चुनाव की चर्चाएं बिल्कुल नहीं होती थी जी। और रमेश जी वो पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। उसके बाद प्रयास बहुत हुए, बहुत सीनियर लोगों ने रमेश जी को बोला कि भाई आप चुनाव करवा लीजिए, भले आप ही बन जाना, आप जीतोगे तो आप बन जाओ, बिल्कुल क्या है, लेकिन एक नई समिति बने और अच्छे ढंग से काम करें। समय सीमा समाप्त होने के बाद एक चुनाव प्रक्रिया होना चाहिए। या भले ही मनोनयन हो जाए, सभी लोगों की उपस्थिति हो। तो 16 तारीख अगस्त में 2015 को कर्मचारी भवन में एक मीटिंग आयोजित की गई, बहुत बड़ी। उसमें प्रांतीय समिति के भी लोग थे, रमेश जी भी थे, उनकी समिति भी पूरी थी जी। और संगठन पे अच्छी चर्चा हुई और चुनाव के लिए प्रस्ताव जब पास किया गया जी। तो रमेश जी वो समिति तो बैठक को छोड़ के चले गए। अच्छा, चले गए तो फिर उसी समय ये निर्णय लिया गया कि अगर सुधार समिति इस चुनाव नहीं करवाना चाहती, उसके पहले 2-3 और प्रयास हो चुके थे। ब्रजेश जी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उन्होंने मीटिंग लेके सबके सामने गुजारिश की रमेश भैया को कि अगर आप चुनाव करवा लें तो बहुत बढ़िया है, हम सब लोग आपके साथ हैं और विधिवत चुनाव हो जाए तो अच्छी बात है। सारे प्रयास जब निष्फल हुए तो उन्होंने बोला अब उस रजिस्ट्रेशन को छोड़ो, प्रांतीय समिति के रजिस्ट्रेशन पे जी चुनाव करवाया जाए जी। और उसी समय उन्होंने शिवनारायण जी को यह प्रभार दे दिया कि अब आप कार्यकारी अध्यक्ष टाइप की भूमिका में इस चुनाव का संचालन करें। उसके बाद लोकेश जी भी थे उसमें जी। और संजय मंगरे साहब भी थे और सारे लोग थे, घनश्याम जी थे, जितने भी आज आपको बड़े कार्यकर्ता दिख रहे हैं सभी उसमें उपस्थित थे। आप लोग भी थे, राम कुमार जी वगैरह सब थे। बिल्कुल। और उसके बाद तो फिर ये काम बिल्कुल विधिवत चालू किया गया जी। और शिवैया ने सबसे पहली जो सीढ़ी, विधिवत सीढ़ी होती है मेंबरशिप बनाने की, और मेंबरशिप बनाने का काम उन्होंने शुरू किया। और हम लोग फिर लोकेश जी की गाड़ी में घूमना शुरू किए और बढ़िया 120 रुपए की मेंबरशिप से शुरुआत करी। वो महिला विंग का उत्साह तो उस समय देखते बनता था। बिल्कुल, सबसे ज्यादा मेंबरशिप अगर किसी ने बनाई तो वो महिलाओं ने बनाई। बिल्कुल। क्या और बाकी शिवैया की टीम ने तो बनाया क्योंकि जब बाहर शहर के बाहर जाते थे तो महिलाओं के साथ जो शिवैया की टीम थी वो सारी जाती थी। और
इतने जल्दी हम समाज में बहुत उत्साह था नई समिति को लेके, तो कलेक्शन भी बहुत तेजी से आ रहा था जी। जब पैसा काफी हो गया तो शिवैया एक दिन मुझे बोले कि दादा ये तो पैसा अपन को रखने में तकलीफ है, आप तो एक काम करिए, एक तो अकाउंट खुलवा दीजिए तो कम से कम हिसाब किताब रहे। बिल्कुल। तो मैंने बोला यार कल ही खुलवा देते हैं जी। तो हमने क्या किया कि मेरे और के साहब के, हम दोनों के अकाउंट छिंदवाड़ा की स्टेट बैंक की मेन ब्रांच में थे जी। तो हम लोगों ने एक ज्वाइंट अकाउंट दोनों का खोल दिया कि भाई पैसा आप इसमें डालेंगे अपन। जी बिल्कुल। घर में क्यों रखें, घर में खर्च हो गया, हिसाब नहीं रहा तो मुश्किल हो जाएगी। तो क्या हुआ फिर वो खाता में हम लोग पैसा दनादन डालना शुरू करें और एक अच्छी खासी रकम हम समिति ने उस समय जमा कर ली। और उसके बाद यानी कहा जा सकता है सही शुरुआत, सामाजिक काम के लिए दान देने वालों की कमी नहीं थी। अरे बहुत मजा है, कमी सिर्फ समिति के प्रयासों की थी। हाँ, आदमी सामने नहीं आ रहे थे। बिल्कुल। और उसके बाद फिर चुनाव हुआ जी जावक लॉन में जी। और उसमें संजय मंगरे साहब और शिवैया के बीच में मुकाबला हुआ जी। और परिणाम जो भी रहा शिवैया के पक्ष में गया। बिल्कुल। और वो विधिवत इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी समिति का गठन किया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर हमने विधिवत समाज का ट्रस्ट वाले हेड में जो बैंकिंग होती है उसकी बहुत ही विधिवत हमने खाता खुलवाया छिंदवाड़ा मेन ब्रांच में जी। और हमारा ये प्रयास था कि जो हमारी समिति का खाता है वो स्टेट बैंक में हो जी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समिति के जितने अर्निंग मेंबर हैं सब मैक्सिमम सरकारी मुलाजिम हैं और उनके 99% खाते जो हैं वो स्टेट बैंक में ही होंगे। इसलिए हमें बहुत सारी सहूलियत उस स्टेट बैंक में खाता रखने से मिलेगी, ऐसा सोच के हमने स्टेट बैंक में एक खाता खिलवाया। उसमें शिवैया ने भी बहुत प्रयास किए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन से लगा के पैन कार्ड बनाने से लेके जितनी भी फॉर्मेलिटी होती थी, कठिन थी उस समय, लेकिन उन्होंने की। हाँ, और खाता विधिवत खोला जिसमें जो सब चीजें हमें बाद में बहुत काम आई जी। ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होने से खाते का हमें बाद के फंड्स लेने में वो सारी चीजें खूब काम आई जी। और उसके बाद जब कलेक्शन का दौर शुरू हुआ तो एसआई स्टेट बैंक की लेने में तो सोने में सुहागा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरा बेटा बोला कि पापा ये इसमें तो ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ते जा रहे हैं, किसी दिन बैंक ट्रांजैक्शन रोक सकती है क्योंकि बचत खाते में इतने ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं रहेंगे। तो फिर उसी हेड में हम लोगों ने एक करंट अकाउंट भी खोल दिया। तो एक ही समिति के नाम से आज छिंदवाड़ा मेन ब्रांच में 2 चल रहा। उसकी वजह वही थी कि कहीं बैंक उसको ऑब्जेक्शन लेके रोक ना दे, क्योंकि आने वाले समय में ट्रांजैक्शन बढ़ने थे और बढ़े। बिल्कुल। अभी हम आपको खोल के दिखा दें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि स्टेट बैंक की छिंदवाड़ा समिति में इतना शानदार खाता संचालित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी समिति के ऊपर इतना ट्रस्ट हो गया, इतना भरोसा हो गया था कि जो समाज के लिए डोनेट करने वाले जागरूक लोग हैं वो ऑनलाइन समिति के खाते में पैसे ट्रांसफर करते आज भी कर रहे हैं। अरे एक तो स्टेटमेंट अभी मैं आपको मोबाइल पे दिखा दूं तो आप दंग रह जाओगे, मैं खुद दंग रह गया। जी जी जी। जब प्रोफेसर साहब ने बोला कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा पैसा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पूरे स्टेटमेंट हमारे उस समय जो अध्यक्ष थे दयानंद जी, उन्होंने दन से वो स्टेटमेंट डाला और अकाउंट में अभी देखा तो मैं देखा यार बाप रे इतने ट्रांजेक्शन। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो समिति ने एक अच्छा काम किया। तो शिवैया की समिति विधिवत 2016 में अस्तित्व में आई और उस समिति की सबसे खास बात को यदि हम देखें संगठनात्मक तरीके से देखें तो पुरुषों की समिति के साथ ही पेंशनर समिति भी अस्तित्व में आ चुकी थी। महिला समिति काफी सक्रियता के साथ अस्तित्व में आई थी जो पहले कभी नहीं थी। युवा समिति भी अस्तित्व में आई और जब सभी समितियां अपना विधिवत कार्य प्रदर्शन कर रही थी तो उसका बेहतरीन परिणाम समाज के भवन के रूप में हमें देखने को मिला जी। नहीं, और भवन में तो बहुत सारे लोगों की भागीदारी रही जी। और लोकेश जी जो थे वो शुरू से ही फाउंडर मेंबर थे समिति के जी। और घनश्याम जी
अच्छा। और राम कुमार जी, राजा राम जी, ये सारे सक्रिय सदस्य जो थे, इनका बहुत भारी रोल था। और हमारा सौभाग्य एक और था कि शिवैया ने दयानंद जी को कोषाध्यक्ष बनाया। जी हाँ। और उनके सबका ट्रस्ट था। उनके फादर भी उतने ही मशहूर थे जितने दयानंद जी हुए। जी। और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि दयानंद जी जैसा आदमी कोषाध्यक्ष रहा और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से खाते को चलाया। बिल्कुल। और पहले प्रयास में जनभागीदारी में भवन का रजिस्ट्रेशन जब हुआ जी। तो 20 लाख रुपए का बजट हुआ जी। कि भाई 20 लाख रुपए में अपन शुरुआत करेंगे। जी। तो 10 लाख रुपए जनभागीदारी से 50% मिलने वाला था जी। और 10 लाख रुपए समाज की तरफ से कलेक्ट करना था। जी। तो 4 लाख रुपए तो उसमें हमारी आदरणीय कमला बहन जी ने दे दिया। जी। और उसके बाद 1 लाख रुपया शिवैया ने मिलाया जी। अपनी मम्मी के नाम से। बिल्कुल। और 1 लाख रुपए हमको जीपी मेहरा साहब की तरफ से मिला। जी। और रिमेनिंग अमाउंट जो था वो छोटे छोटे कलेक्शन के रूप में। हालांकि दिक्कत तो बहुत हुई क्योंकि नया नया विचार था, समय भी ज्यादा नहीं था और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी समाज के भवन के कलेक्शन के लिए। अमाउंट भी थोड़ा उस जमाने के हिसाब से बड़ा ही था, 10 लाख रुपए कलेक्ट करना था। लेकिन समिति ने 6 महीने के अंदर, लेकिन 6 महीने से भी कम समय में आने के 6 महीने के अंदर 10 लाख रुपए जी भूमि पूजन कर चुके जी। बहुत तेजी से काम किया जी। और उसमें फिर हुआ ये कि भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अपन ने क्या किया कि अपनी प्लॉट की जो आखिरी सीमा है वहां से उस भवन की शुरुआत की, जिसमें भवन में सामने में काफी जगह मिले तो बाद के भविष्य के लिए उसका उपयोग किया जा सके। तो वहां पर एक थोड़ा सा काफी गहरा गड्ढा था किनारे में, तो अपन को बहुत नीचे से फाउंडेशन लाना पड़ा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा ओवर बजट हुआ, तो इसलिए क्या हुआ, वो ओवर बजट हो गया। जी ओवर बजट हुआ। और कुछ सालों के बाद यानी 19-20 के आसपास, शायद 19 के लास्ट में कोरोना अस्तित्व में आ गया और उसने लगभग 2 साल का फुल बैरियर उसमें लगा दिया। लेकिन भवन कंप्लीट हुआ और हमने उसका बेहतरीन उद्घाटन किए। नहीं, उसमें फिर क्या हुआ कि 10 लाख रुपए कमलनाथ जी का कंट्रीब्यूशन भी था, उसके लिए भी शिवैया ने बहुत प्रयास किया। और वो जितनी फॉर्मेलिटी उन्होंने उस समय की थी खाते खोलने के लिए, वो सारी चीजें उस समय हमें बहुत काम आई। वो सारे कागज, चार्टर्ड बैलेंस शीट से लेके ट्रस्ट अकाउंट में रजिस्टर्ड होने से लेकर वो जितनी गतिविधियां थी, प्रस्ताव जितने अच्छे पास किए गए थे खाते खोलने के लिए, वो सारे कागज हमको वो 10 लाख रुपए लेने में काम आ गए। और वो काम हमारा सहूलियत से हो गया। उस संदर्भ में मैं एक और चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा। आदरणीय हमारे सीताराम डहरिया साहब जो थे, उस समय वो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी थे और उनकी राजीव भवन में और कमल कुंज में बहुत पहुंच हुआ करती थी। तो उनका हमें बड़ा संबल और सपोर्ट मिलता था और उन्होंने फुल सपोर्ट किया हमारी समिति को अपने कंट्रीब्यूशन दिलवाने में। उनका बहुत बड़ा रोल है वो पैसा दिलाने में। मैं तहे दिल से इस बात को स्वीकार करता हूं और इस माध्यम से सीताराम भैया का शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि उनके प्रयास सार्थक रहे और एक आज अच्छी उपलब्धि समाज के उनके प्रयासों से हम देख पा रहे हैं। जी बहुत बढ़िया सर। तो शिव भैया ने लगभग 2 साल 2 कार्यकाल तक काम किया। उस भवन की एक छोटी सी और उपलब्धि मैं बोलना चाहूंगा। जी हाँ। उस समय क्या हुआ था कि एक प्रस्ताव आया कि जो भी आदमी 1.5 लाख रुपया देगा उसके पेरेंट्स या उनके नाम से एक एक कमरे का बोर्ड लगाया जाएगा। तो उसमें एक सबसे पहले प्रायोरिटी तो चूंकि सिराबी लाल साहब की थी, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। एक कमरा उनके नाम से बोर्ड लगा हुआ है और मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं भी अपने पेरेंट्स के नाम से एक कमरा बुक कराऊं। तो क्या हुआ था कि बहुत जल्दी थी, थक भी चुके थे, पैसा कहीं से आ नहीं रहा था। तो और शेड टीन का जो था वो नहीं डला हुआ था। बिल्कुल, छत डलना बहुत आवश्यक बाकी था। तो मैंने बोला शिवैया आप एक काम करिए, मेरे पेरेंट्स के नाम से एक कमरा करिए, मैं 1.5 लाख रुपए आपको देता हूँ और छत डलाने के बाद ही अपन हैंड ओवर करेंगे भवन को।
जी हाँ। फिर हम दोनों जन गए और फैक्ट्री जो है दादाजी की यहाँ पर छिंदवाड़ा में जी। अजनिया के सामने कोई जगह है, वहाँ पर फैक्ट्री में हम दोनों गए जी। और वहाँ से अपने ढंग की शीटें बनवाई पूरी जी। और ला के फिर उसको फिट कराया। जी। और शानदार तरीके जब भवन कंप्लीट हो गया जी। तो फिर कमलनाथ जी की अध्यक्षता में द्वारा और वो भवन समाज को हैंड ओवर कर दिया गया। बिल्कुल। शायद उस समय आदरणीय कमलनाथ जी सीएम के पद पर। हाँ, उस समय वो सीएम थे। जी जी। बहुत बेहतरीन यादें हैं उद्घाटन की, क्योंकि लगभग जहाँ तक मुझे याद है कि हम सोच रहे थे कि जितना भी समिति के पास फंड है उसे तो हमने निर्माण कार्य में खर्च कर चुके हैं, अब उद्घाटन करना है। उद्घाटन में भी हम सीएम साहब को बुलवाने वाले हैं, यानी पब्लिक तो रहेगी। हमने बजट बनाया था जो कि लगभग हम 2,500 2 से 2,500 समाज जनों की उपस्थिति एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मुझे याद है, क्योंकि चूंकि भोजन व्यवस्था मैं ही देख रहा था, तो मैंने जो राशन लाया था, कच्चा राशन, लगभग 2,500 लोगों का मैंने लाया था राशन। और जब खाना बनना शुरू हुआ और जब खाना भोजन शुरू हुआ तो मात्र आधा घंटे या पौन घंटे में ही पूरा राशन खत्म, भोजन खत्म, ये स्थिति पैदा हुई थी। तुरंत फिर मैंने फोन किया जहां से सामान आया था और उन्होंने तुरंत 15 मिनट के अंदर पूरा राशन फिर से भेजा, फिर खाना बना दोबारा। यानी कहा जा सकता है कि लगभग 5,000 पब्लिक की उपस्थिति उस समय थी। बहुत शानदार उद्घाटन, शानदार, बिल्कुल बहुत अच्छा कार्यक्रम। जो भी उस उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल थे उन्हें बहुत ही सुखद अनुभूति आज भी स्मृति में याद होगी। और हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात थी कि जिस भवन का सपना हमारे वरिष्ठों ने लगभग 50 साल पहले देखा था उसे हम पूरा करने जा रहे थे। बिल्कुल सही है जी। तो चलिए, शिव भैया की समिति की हमने थोड़ी सी समीक्षा की। अब समिति आई, उसी भवन उद्घाटन के दौरान ही समिति का भी, नई समिति का गठन भी किया जाना था। और समिति आई, वरिष्ठों के द्वारा निर्णय लिया गया, आपसी चर्चा की गई और मनोनयन की प्रक्रिया से अध्यक्ष बने अगले दयानंद डेहरिया जी, जो पिछली समिति में कोषाध्यक्ष थे। दयानंद डेहरिया जी की समिति के बारे में थोड़ी सी समीक्षा आपके द्वारा। दयानंद जी उस समय क्या क्या। दयानंद जी का तो बहुत अच्छा सहभागिता भवन के निर्माण में भी थी जी। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि उनका भी एक मल्टी बनी हुई है, बिल्कुल, बौद्ध विहार के सामने जी। और इसलिए हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था उन्हें। और हाँ, वो तो हमको लगा कि उनको खासा अनुभव है, उनकी जान पहचान भी है, इसलिए उनको उनकी सहायता ली जाए, उन्हें सौंपा जाए। तो उन्होंने भी बहुत बाखूबी भवन निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाई। बिल्कुल, जो यानी काम बचे हुए काम थे उन्होंने इतने मजे से करवा दिए कि हम लोग को तो बहुत बढ़िया लगा। और सही अंदर की बात ये थी कि श्रीनारायण भैया के बाद दयानंद जी का नाम तो हम लोगों के जहन में और हमारी सारी समितियों के पास पहले से ही था। ये तो पहले ही तय हो चुका था कि अगले अध्यक्ष दयानंद जी होने वाले हैं। बिल्कुल, हम बात यह है कि डिस्क्लोज भर नहीं किया था हम लोगों ने, लेकिन वो तय थे। और प्रांतीय समिति की तरफ से भी वो पहले से ही तय थे। बचा कुचा समर्थन उनने खुद ही जुटा लिया, वो तो पॉपुलर आदमी थे ही। बिल्कुल। और उसके बाद उनकी कार्यविधि की तो मैं क्या वर्णन करूं, मुझे तो बहुत पसंद आया भाई। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सारे के जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो मुझे दिखाया। विधिवत, आज भी उनके पास प्रिंटेड फॉर्म में हर चीज इतनी बढ़िया मेंटेन करके रखते हैं। बिल्कुल, कि मैं तो देख के दंग रह गया भाई। इसके पहले भी हुआ करता था, मनोहर लाल डेहरिया के समय में जब 95-96 में समिति थी तो भी वो बहुत सलीके से हिसाब किताब मेंटेन करते थे। और उसके बाद दयानंद जी ने भी बहुत शानदार तरीके से हिसाब किताब मेंटेन करके रखा। बिल्कुल। और
मेरे को सबसे बड़ी उपलब्धि, उन्होंने भवन को तो 4 चांद लगाए, जिसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जी उनके साथ तो मैंने आपको हमेशा हर पल देखा, जी जबकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपकी पोस्टिंग बिल्कुल बहुत दूर में है बिल्कुल और बड़ी मुश्किल से घर आ पाते हैं। जी लेकिन आपने उनको जितना साथ दिया, जी वो मैं आपके इस समर्पण की बहुत तारीफ करता हूँ। जी धन्यवाद। और जो पूरे उनके कार्यकाल के दरमियान मेरे को एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज लगी, जी उसको वो पूरा समाज, हमारा डेहरिया समाज समिति का व्हाट्सएप खोल के देख सकता है जी कि पूरे समाज को उन पे इतना फेथ, इतना विश्वास था जी कि उनकी एक अपील पे इतना अमाउंट कलेक्ट होता था कलेक्ट हो हर जाता बार, था। चाहे कोई भी बिल्कुल विषय रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी कार्य के लिए उन्होंने जब भी जी हाँ अपील करी पैसों की, पैसे तो ऐसे बरसे जिसका हद नहीं। जी और मैं इसका प्रूफ तो बिल्कुल व्हाट्सएप पे रखा हुआ है। जी जी समाज का हर व्यक्ति जो उनका विरोधी भी हो, वो जी खोल के देख ले। बिल्कुल अगर उसमें मेरी वक्तव्य में कोई अतिशयोक्ति नहीं बिल्कुल दिखे आप तो बिल्कुल मैं सही कह रहे छिंदवाड़े हैं। में रहता हूँ, मेरे को आके वो जरूर बताएं। जी 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 चाहे वो किसी छोटे से छोटा सामाजिक इशू, व्यक्ति हाँ की, मान लो किसी बीमारी में या किसी दुर्घटना में उसको हाँ, सहायता की जरूरत हो, या हमें जो हमने वार्षिक कार्यक्रम किए उसके लिए फंडिंग की जरूरत हो, बहुत जम के पैसा है। यानी लोगों ने जो बाहर रह रहे हैं, जो छिंदवाड़ा जिले से बाहर रह रहे हैं, वो भी देते उन लोगों ने भी ऑनलाइन फंडिंग किया। यानी समिति के ऊपर इतना विश्वास हो गया था कि हम यदि किसी कार्यक्रम का बजट बनाते थे कि यार ये बजट शायद हम 50,000 में पूरा कर लेंगे, लेकिन कार्यक्रम के पास आते आते लगभग ये कहिए कि हमारे पास समिति के खाते में 80-90 हजार 1 लाख आ ही जाता दुगना था, बजट आ जाता था। हाँ, ये और कार्यक्रम जितना मतलब जरूरी इकोनॉमिक तरीके से करना उतना तो करते थे, बिल्कुल ओवर खर्च नहीं करते थे, और प्लस में रहते, पैसे बचते थे, प्लस में ही रहे, कभी भी बजट ओवर नहीं हुआ। ओवर नहीं। यानी ऐसा नहीं हुआ कि यार हमारे पास सिर्फ 1 लाख है और खर्च होगा 1,20,000, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं हुआ। यहां तक हुआ कि हमारे पास 1 लाख है और हम सिर्फ 50,000 ही खर्च कर पाए। जो शेष राशि बची उसी से भवन के निर्माण कार्य जो बचे हुए थे उसे धीरे धीरे पूरे किए गए, पूरे किया गया। जी अच्छा, फिर उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया। ये सिस्टम तक खैर पहले से चल ही रहा था जी कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं जी और जो भी दिलचस्पी रखने वाले, पे बैक टू सोसाइटी को मानने वाले लोग हैं, जी वो मंथली कंट्रीब्यूशन दे ही रहे थे। बिल्कुल, लेकिन दयानंद जी के आने के बाद इसमें इतनी तेजी आई, थोड़ा सा बढ़ा। हाँ, जी और भी बहुत सारे लोग जुड़ गए जी और एक साइजेबल अमाउंट जिसमें बहुत आसानी से मंथली खर्चे पूरे किए जा सके, जी इतना अमाउंट तक उन्होंने समिति को पहुंचा दिया। बिल्कुल ये भी बहुत बड़ी बात तो उनकी समिति की उपलब्धि है। जी हाँ अलावा इसके एक और बहुत अच्छी बात थी, जी राजनीतिक दलों से दयानंद जी का गजब का सामंजस्य था। हाँ, दोनों दलों से तालमेल बनाया। अपना हर काम करवा सकने में सक्षम अध्यक्ष रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम लोग जब, क्योंकि अपन तो लोकल में रहते हैं, जी वो जब भी बुलाते थे हम लोग हमेशा उनके साथ रहे बिल्कुल उपस्थित और हम लोग तो श्रीनारायण भैया के साथ भी जब भी उनका कॉल आता था, जी इक्का दुक्का मौकों को छोड़कर जी हमेशा साथ रहे बिल्कुल और जब तक दम में दम है हमेशा समिति के साथ खड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति यदि बात करें तो दयानंद जी के कार्यकाल में ही समाज के एक व्यक्ति को पार्षद की टिकट मिली बीजेपी के द्वारा, और परासिया विधानसभा से ज्योति डेहरिया जी को भी टिकट मिली। बिल्कुल उनका ही प्रयास था। तो कहीं ना कहीं समिति का एक हेल्प कहना चाहिए, एक आप इसे जिस रूप में भी देखें, वो सपोर्ट तो था ही। संगठन का जो मजबूती हुई उसका थोड़ा फायदा तो हमें मिला। साथ ही समिति ने कुछ लोग जो अन्य चुनाव में भी खड़े हुए थे, जिला पंचायत सदस्य कहिए, सरपंच कहिए, वार्ड पार्षद, समिति के लोगों ने वहां जाके भी उनके चुनाव प्रचार में सहयोग किया। भाई जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा को याद आता है जी कि जब लोकेश जी का पार्षद का चुनाव का कैंपेन चल रहा था जी, तो सीनियर सिटीजन ग्रुप और महिला ग्रुप बिल्कुल, और हमारा यंग ग्रुप पूरा सपोर्ट में था। सभी अपने अपने तरीके से और पूरे के पूरे छिंदवाड़ा के सभी वार्डों में ऐसा सामाजिक संगठन किसी भी
वार्ड में सपोर्ट नहीं किया जैसा लोकेश जी के ने किया, ये बात तो पूरा छिंदवाड़ा मानता है। बिल्कुल, पूरे समाज के संगठन ने, पूरे समिति ने लोकेश जी का प्रचार में जो भी जितना भी सक्रिय भूमिका कर सकते थे किए, बहुत सक्रिय भूमिका थी। बिल्कुल। दूसरा एक और अच्छी चीज कहा जा सकता है कि दयानंद जी के कार्यकाल में ही हमने समाजजनों को बाबा साहब के कार्यक्रम बिल्कुल भव्य तरीके से मनाना हमने शुरू किया। यानी हमने सबसे पहले समाज के भवन में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की। अच्छा, आश्चर्य की बात मैंने ये देखा कि बौद्ध समाज, उनका भी एक अपना भवन है। उन्होंने खुद अपने भवन में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं किए थे। उन्होंने भी शायद हमारे बाद ही स्थापित किए, वो उस समय नहीं किए थे। या अन्य समाज, रविदास समाज की बात करें हम, और भी अन्य समाज जो हमारे वंचित वर्ग के समाज में आते हैं और जिनके पास अपना सामाजिक भवन है, किसी ने भी अपने समाज के भवन में बाबा साहब को स्थान नहीं दिया था। ये सबसे पहली शुरुआत कहा जा सकता है कि समाज के भवन में हमने विधिवत बाबा साहब की कांस्य प्रतिमा को स्थापित किया और बहुत ही धूमधाम के साथ रैली निकाल कर किया, जयंती मनाई, बहुत भव्य तरीके से जयंती मनाई हमने, बाबा साहब की जयंती। और साथ ही उसी कार्यक्रम को हमने वार्षिक कार्यक्रम का भी रूप दिया और हमने वो किया। दूसरे साल फिर हमने बाबा साहब के को लेकर प्रचार प्रसार की प्लानिंग के तहत लगभग 500 या 600 फोटो, बाबा साहब की फोटो हर घर में जा जाके समिति के लोगों ने वितरित किया, निःशुल्क वितरित। सही जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो एक ऐसा अभिनव प्रयोग जी समिति के द्वारा दयानंद जी के कार्यकाल में हुआ जी, जो मिसाल बन गया जी। और अब हमारे समकालीन और हमारे पैरेलल जितनी समितियां हैं जी, आज उसको फॉलो कर रही कि अब बाबा साहब का प्रचार प्रसार जितना हो सके लोग उनको जाने। बिल्कुल, मौका नहीं मिला था समाज को बाबा साहब को जानने का, और उसकी शुरुआत है आप लोगों ने की और जो काबिल तारीफ है जी, ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा जी। दोनों समिति के बारे में एक छोटा सा कमेंट्स और जी, हमारा बायलाज में ही 4-5 कार्यक्रम बनाने का निर्णय समिति में बायलाज में लिखा हुआ है जी, जिसमें हम लोग अम्बेडकर जयंती तो मनाते हैं जी। वो कार्यक्रम हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा सबसे बड़ा त्यौहार जैसा समझ लीजिए। बिल्कुल। इसके अलावा संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम भी हमारी समिति का हर साल होने वाला कार्यक्रम है जी। उसके बाद सीताबी लाल जी के द्वारा चलाया जाने वाला महिला सम्मेलन, ये भी हमारे यहाँ हर साल होता है। बिल्कुल। पहले तो बहुत भव्य सम्मेलन आयोजित किए गए, महिला सम्मेलन, खासतौर पे जब जावट लॉन में एक महिला सम्मेलन हुआ था जिसमें हमने उषा बौद्ध को बुलवाया था समिति की तरफ से, महिलाओं ने बुलवाया था जी। वो भी बहुत यादगार सम्मेलन था जिसमें 3-4 जिलों की महिलाएं बिल्कुल सहभागिता कर रही थी जी। उसके बाद एक सम्मेलन हमने अपने भवन कार्यालय के सामने प्रांगण में किया था, उसमें भी हमने जुडिशरी से संबंधित जो लोग थे, वकील और जज मैडम थी अपने समाज की, उनको आमंत्रित किया था और उन्होंने समाज को एक अच्छी नई दिशा प्रदान की थी जी। बायलास के हिसाब से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं जी। और अब नई समिति से तो बहुत उम्मीद है कि वो अब इनको जरा वृहत रूप में करें। बीच में जैसे महिला सम्मेलन जो है थोड़ा सा अपनी उपयोगिता उतनी नहीं कर पा रहा है जितनी इतने वर्ष की उसकी उम्र होने के बाद करना चाहिए था जी। लेकिन अब नई समिति में नया जोश है जी, तो उसमें कुछ नए कार्यक्रम बड़े पेश हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ जी जी। तो जैसा आदरणीय शिव भैया, उनका नाम तो हमेशा के लिए स्थायी हो गया। बिल्कुल। भवन निर्माण
जो एक सबसे बड़ा काम था वो तो उन्होंने और करके दिखाया। भवन निर्माण के साथ आदरणीय शिव नारायण डहरिया जी का नाम हमेशा के हमेशा के लिए स्थायी हो गया। स्थायी हो। अब यदि दयानंद का कार्यकाल देखें हम, तो दयानंद के कार्यकाल को किस कार्य के लिए हम याद रखेंगे? देखिए दोनों तीनों का जो अभी अपन ने पिछले समय अभी परिचर्चा में चर्चा की जी वो सभी उनकी उपलब्धियां कोई भुलाई जाने वाली नहीं है। बिल्कुल। देखिए उन्होंने पूरे के पूरे प्रांगण को जो हरा भरा करके हरा रख भरा, दिया है बिल्कुल। वो बहुत काबिले तारीफ है, जो बिल्कुल। बहुत कम लोग कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और देखिए आप निष्पक्ष भाव देखिए, आप जी। हर झाड़ के सामने में एक समाज के किसी न किसी आदमी का नाम जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। चाहते तो वो नहीं करते, जी अपने नाम से कर अपने देते कि नाम से मैंने कर बनाया, देते, मैंने किया। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। जी। सबकी तख्तियां लगी हुई हैं। बिल्कुल। ये कम डिवोशन नहीं है, बहुत बड़ा डिवोशन है। आज की तारीख में जितना सुसज्जित हमारा भवन दिख रहा है, बिल्कुल। जिसमें सारी सुविधाएं हो गई हैं, वो निश्चित रूप से दयानंद जी की देन है। बिल्कुल। उन्होंने बेसिक सभी सुविधाएं जितनी भी है, अरे सभी पानी उपलब्ध की है। सुविधा, अब अपना बोर फेल चला गया जी है ना, आपने उसमें समरसेबल पंप लगवाया था, बिल्कुल। ठीक है, जब फेल चला गया चालू तो है, थोड़ा सा 5 मिनट तो चलता है वो अभी, है ना, जी, तो अभी अब भी उसको चलता है। आगे बढ़ा लेंगे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जब तक बोर नहीं था तो उन्होंने बगल के किसान से अपना एक कनेक्शन लेके एक connection उपलब्ध तो किया। करा दिया बिल्कुल, ना। अभी तो उपलब्ध है। अच्छा, बिल्कुल। हर ऐसे किसी सार्वजनिक जगहों पे सबसे बड़ी समस्या लघु शंका निवृत्त होने की होती है। जी जी देखिए उन्होंने उसका कितना अच्छा अरेंजमेंट किया। बिल्कुल। जो प्रायोरिटी वाले काम है वो तो दयानंद जी ने बिल्कुल हो निश्चित चुके करे। हैं। जी और जो विश्वास दयानंद जी ने समाज में अपना अर्जित करवाया है, जी वो तो उनको हमेशा समाज याद रखेगा, बिल्कुल। कभी नहीं भूल सकता। जी वो तो कॉपी बुक स्टाइल में आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, आप आर्थिक प्रगति की जहां तक बात है, जी फिर वो जो शुरुआत में शिवैया के समय में एक अकाउंट हमने शुरू में मैंने जिक्र किया था, जी तो वो तो पूरा का पूरा फंड समाज के खाते में डाल दिया गया। बिल्कुल। फिर ये अकाउंट जो था वो खाली था। जी तब क्या हुआ कि सीनियर सिटीजन की समिति जब बनी, जी तो हमने बोला यार पेंशनर समिति। जी तो हमने बोले यार सीनियर सिटीजन के पास भी खर्चे के लिए पैसा होना चाहिए, बिल्कुल और हम भी अपने फंक्शन और अपने कार्य करें। बिल्कुल। तो फिर हमने जितने मेंबर्स थे जी उनसे सबसे 200-200 रुपए की एसआई लेकर जी उस खाते का उपयोग किया। पेंशनर समिति बहुत के लिए बढ़िया। कर लिया। जी जी तो पेंशनर समिति भी आज की तारीख में वक्त जरूरत पे मेन समिति को सपोर्ट भी करती है, बिल्कुल, पूरा और सपोर्ट अपने करती सारे खर्च भी जो है वो अपने खुद पूरे चलाती है। भवन में जितने पंखे लगे हैं, पंखे शायद पेंशनर समिति की ही डोनेशन के हैं वो। हाँ, पेंशन समिति ने दिया। जी जी ऑफिस में जितना भी फर्नीचर और डायस वगैरह जो है जी। वो सब पेंशनर समिति ने किया। बिल्कुल बिल्कुल। पेंशनर समिति भी बड़े शानदार तरीके से काम जी कर रही हाँ, है। जी उनके पास अपने फंड्स हैं, जी उनके पास अपना कार्यक्रम है, उनके पास अपना साउंड सिस्टम है, सब बिल्कुल, है उनके पास। बहुत बढ़िया। तो चलिए हम एक और अच्छी आपसे जानकारी हम लेना चाहेंगे कि आज से 20-30 साल पहले की समिति की हम बात करें, आदरणीय ओपी डहरिया जी की समिति हो या सिताबी लाल डहरिया जी की समिति हो, और आज की समिति हो, दोनों की गतिविधियों में क्या अंतर देखते हैं आप? ये आज की तारीख में क्या है, साधन बहुत बढ़ गए हैं, जी। संपन्न हो गए हैं। जी हम बहुत आसानी से सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात पहुंचाने बिल्कुल। में सक्षम हो गए हैं। बिल्कुल। आने जाने की सुविधाएं और रोड बहुत वगैरह आसान बढ़ने हो से गया, बहुत जी। आसान हो गए हैं। आर्थिक सक्षमता भी थोड़ा बढ़ी है। आर्थिक सक्षमता तो बहुत बढ़ गई। जी समिति के पास भी अपना फंड्स है, जी पर पहले समान जो एक लगाव, खास तौर पे दोनों समितियां, चाहे ओपी महासभ की समिति हो जी चाहे सीतावी लाल जी की समिति हो, जी उतना लगाव जी आज की तारीख में क्या हो रहा है कि नौकरी, उसका वजह है जी आज की तारीख में समितियां, जो भी हमारे मैक्सिमम वर्कर हैं, हमारे सदस्य जो पदाधिकारी हैं, जी वो आमतौर पे सरकारी मुलाजिम हैं। बिल्कुल तो नौकरियां आजकल थोड़ा कठिन भी हो गई, कठिन हो गई, पहले हासिल समान करना कठिन हो गया हाँ, थोड़ा सा। जी इसलिए तो पहले समान जुड़ाव रखना उनके लिए भी मुश्किल है। जी लेकिन फिर भी उनसे जितना संभव हो सकता है जी जी वो कोशिश करते हैं कि समिति के हम हर काम में अपना जी सहभागिता बढ़ाएं और सक्रिय रहें। उपस्थित रहें, सक्रिय रहें। जी पहले थोड़ा सा सुविधा थी,
नौकरियां उतनी कठिन नहीं थी, जी। तो उनकी समितियों में भी लोग बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे और काफी संगठित होकर काम करते थे। जी। अभी उसमें थोड़ी कमी इसलिए आई है कि नौकरियां थोड़ी कठिन है, कठिन हो गई है, कठिन हो गई, व्यस्तता बढ़ गई है। व्यस्तता बढ़ गई है। जी हाँ। आजकल प्रताड़ित कर करके नौकरियां करवाई जा करवाई रही हैं जा हर रही विभाग है। में। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं उनको दोष नहीं देता, जी। ये समय की बात है इस वजह से, लेकिन हाँ फिर भी प्रयास तो हमें करना है। बिल्कुल। हम ऐसे लोगों को जोड़ें जो थोड़ा सा समय दे सकते हैं। जी। और अभी जो नई कार्यकारिणी है ना, उसके लिए तो मेरा यही है कि बहुत बड़ी समिति बनाई जाएगी, जी। बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता उसमें शामिल किए जाएंगे, बिल्कुल। है ना, जी। जिसमें अपनी समिति का काम बहुत आगे तेजी से बढ़े। जी जी। चलिए, आप चूंकि शुरू में ही बैंकिंग सेक्टर से जुड़े रहे, आप उसमें आपने एसबीआई जैसे बैंकिंग संस्थान में अपनी नौकरी पूर्ण की, तो आर्थिक मुद्दों को लेके हम आपसे चर्चा करेंगे कि समाज के लिए आर्थिक सुदृढ़ता आज के दौर में किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि अब सरकारी नौकरी का थोड़ा सा सरकार भी नहीं चाह रही सरकारी नौकरी देना, लेकिन हमारा समाज, क्योंकि हमारे समाज के पास कोई भी शक्ति यानी सामाजिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, कोई भी एक शक्ति हमारे पास नहीं है जिसके दम पर हम समाज को ऊपर उठा सके। शैक्षणिक शक्ति की बात करें तो समाज का हर वर्ग वर्तमान में स्कूल तो जा रहा है, लेकिन उस शिक्षा का लाभ हम कैसे ले पाएं और अपनी पारिवारिक आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ा सके, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? देखिए, सबसे बड़ी आर्थिक सुदृढ़ता तो पहली सीढ़ी है विकास की। बिल्कुल। अभी तो जो भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ रहा है जी। ये तो केवल रनिंग एक्सपेंसेस की पूर्ति करने लायक ही है। जी। नहीं, मैं पारिवारिक स्थिति में बात करना चाहूंगा, समितिगत नहीं। जो हमारे समाज के जो लोग हैं, गरीब वंचित वर्ग जो लोग हैं, जो गांव देहात में जहां अच्छे स्कूल, अच्छे संसाधनों की कमी है, वो अपनी आर्थिक सुदृढ़ता कैसे, उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है? देखिए, उनके लिए तो बेहतर यही है जी कि अभी आजकल बहुत सारे मोटिवेटर्स हो गए हैं जी। जो आपको बिजनेस से लगा के इस शिक्षा से लेके हर क्षेत्र में बहुत अच्छे सजेशन देते हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें और सोशल मीडिया में बहुत आसानी आसानी से उपलब्ध है। बिल्कुल। ऐसा एक कार्यक्रम शिक्षा को लेके हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री ब्रजेश भट्ट साहब ने करवाया था इंदौर से। उन्होंने भटनागर जी को बुलवाया था जी। और वो सिवनी समिति के द्वारा आयोजित प्रोग्राम था जी। उसको हमने सुना था। जी। आजकल इस टाइप के मोटिवेटर्स बहुत हैं जी। और हमारे पास चूंकि सब सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं जी। और हम भवन में लोगों को बुला के जी। ये कार्यक्रम करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो आगे आप समिति को हमारा ये एक सलाह है कि मोटिवेटर्स हम लोग बुलवाएं। जी। और क्या होता है कि आमतौर पे अगर व्यक्तिगत रूप से लोगों को बुलवाया जाए तो कई बार नहीं भी आते हैं। नहीं आते। तो हम जब भीड़ इकट्ठी होती है, कोई अच्छे कार्यक्रम होते हैं, तभी उसमें ही मोटिवेटर का प्रोग्राम भी शुरुआत में करें। जब लोगों को उसके लाभ समझ में आने लगेंगे तो वो तो वैसे ही जुड़ने लगेंगे। एक तो ये। दूसरी ये है कि हमारे यहाँ पर डिक्की की एक यूनिट स्थापित है, हाँ, छिंदवाड़ा में। पिपले साहब जो हम सब लोगों से परिचित हैं, वो उसके अध्यक्ष हैं। जी। पिछले महिला सम्मेलन में तो हमारी कोशिश थी कि एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन सरकारी योजनाओं का सम्मेलन के साथ करवा दिया जाए। जी। तो और वो भी जो महिला विंग्स के लिए ही जो सरकारी योजना है। जी। और उस समय पे हमारे डीआईसी की चीफ भी महिला थी। जी। तो इसलिए हम लोग उसको बुलाना चाह रहे थे, पर किसी कारणवश जो भी रहा हम वो नहीं करवा पाए। जी। हमारा ये कहना था उसमें सारी समिति को और हमारे आपस के सारे सदस्यों को कि इसमें किसी को कुछ लाभ हो या ना हो, कम से कम इतना तो पता चल ही जाएगा कि
हमारे छोटे मोटे धंधे करने की और योजनाओं की एक्टिविटीज कितनी हैं जिसमें हम उसका चयन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा लाभ मिल सकता था, जो आने वाले समय में भी हमको मिलेगा। तो हम दो चीजों से तो बिल्कुल जुड़े रहे। एक तो छिंदवाड़ा की डिक्की से बिल्कुल जुड़े रहे, और दूसरा कहने का मतलब ये है कि बिजनेस की तरफ हमारा रुझान समाज का बढ़ना चाहिए, है ना। तो दो तो फिलहाल हमारे पास साधन है ही, डिक्की और मोटिवेटर, है ना। तो हम लोग अपने प्रांतीय समितियों से मोटिवेटर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी समिति को मोटिवेटर उपलब्ध कराएं, और हमारे सारे लोग जो हैं तो थोड़ा सा प्रचार प्रसार लगेगा, लेकिन वो कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न होगा, दिशा जरूर मिलेगी। जी हाँ। इस संदर्भ में एक छोटा सा और मैं आपसे ही सजेशन मांगूंगा। अभी 2 या 3 प्रोग्राम डिक्की के छिंदवाड़ा में आयोजित हुए। मैं अपने तरफ से, वैसे मैं व्हाट्सएप वगैरह से ज्यादा चलाता नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा कभी कभी कटाक्ष हो जाता है, इसलिए मैं उससे बचने के लिए उसको चलाता नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में समिति ठीक ठाक रहेगी तो चलाएंगे। लेकिन मैं व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट जरूर डालता था कि फला दिन डिक्की का एक प्रोग्राम होने वाला है, और सभी सदस्य से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें। लेकिन अभी रुझान उस तरफ मेरे को ज्यादा दिखा नहीं, 2, 4, 5 लोग ही उस तरफ जाते हैं। लेकिन अपन को सारे लोगों को उससे जोड़ना, प्रयास किया जाएगा। प्रयास किया जाए। बिल्कुल। चलिए, आपके पास आर्थिक मामलों को लेकर इतना कुछ है कि उसके लिए हमको फ्यूचर में हम एक एपिसोड फिर से रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, वो उसके लिए हमारी सीनियर सिटीजन टीम भी पूरी तरह तैयार है। और जब उनका बैठक होगा ना, उसी में करिए, जिसमें आपको अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि वो तो बैठक होते रहेगी, सारे बुद्धिजीवी और बड़े पढ़े लिखे लर्नड ऑफिसर उसमें रहेंगे। और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हमारे समिति, चाहे महिला विंग हो, चाहे हमारी जिला कार्यकारिणी हो, अपनी बैठक पेंशनर समिति के साथ ही करें, जिसमें अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप होते रहेगी। 1 महीने में एक बार उनकी बैठक होना चाहिए। उससे सारी गतिविधियां संचालित होती, तेज बढ़ती हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया सर। तो चलिए, हमने आज के अभी तो आपके बहुत से सवाल बाकी है। नहीं, मैं आपसे आर्थिक मामलों में, आर्थिक का तो एपिसोड अब अलग ही होने वाला है, छोटा समय नहीं लूंगा आपसे, बड़ा मैं पूरा एक एपिसोड फिर से बिल्कुल करिएगा। एक बार राम कुमार जी ने करा था, वो हमको भी बुलाया था, उसमें सारे लोग भी थे, और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था, और एक अच्छी लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी आर्थिक मामलों में। आज का भी चूंकि हमारा लगभग 1 घंटे, 1.25 घंटे के आसपास का हो चुका है। पता नहीं लगा यार, आपने इतने इंटरेस्टिंग सवाल किए राजा राम जी के, 1.25 घंटे पता नहीं लगे। मैं तो सोच रहा था कि अभी 15-20 मिनट ही हुए। नहीं, इसलिए इसको और आगे हम अभी नहीं ले जाएंगे। तो आज हमने लगभग सभी समितियों की थोड़ी थोड़ी समीक्षा किए, और एक एपिसोड हम बहुत जल्दी आर्थिक मामलों को लेके बनाएंगे। फिर आपसे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। अंत में आप कुछ बोलना चाहें तो? नहीं, अंत में तो सबसे बड़ा सवाल तो अब नई समिति की कार्य प्रणाली का है, जिसमें मैंने तो ये कहा है लोकेश जी को, क्योंकि मैं गोपाल जी से परिचित नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उनको समिति में कभी देखा नहीं था। वो शायद सुधार समिति में रहे होंगे या कहाँ थे। उस समय थे वो, जब आदरणीय पीएल डेहरिया जी की समिति अस्तित्व में आई थी, उस समय सक्रिय थे। तो उस समय तो मैं छिंदवाड़ा में नहीं था, इसलिए मैं उनसे कभी परिचित नहीं हो पाया। बिल्कुल। और पर लोकेश जी तो चूंकि अब हमेशा से ही परिचित हैं, तो मैंने उनको एक बहुत छोटा सा सजेशन दिया है कि भाई अपन को तो ग्रामीण इलाकों का दौरा करना है। बिल्कुल। और ग्राम समितियां बनानी है, भले 3-3, 4-4 गांव के पीछे 2 लोगों की ग्राम समिति हो, लेकिन हमारा समस्त गांव में पकड़ होना चाहिए। बिल्कुल, ग्रामीण पकड़ मजबूत होना चाहिए। अगर हमको सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी अगर कुछ करना है, बिल्कुल, तो हमारे पास ग्रामीण समिति होना चाहिए। एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हमारे को हमारा लोकल समिति का भी विस्तार करना है। उसमें जितने भी सक्रिय लोग हमारे समाज के हैं, ज्यादा ना हो, कम से कम शहर की ही हम गणना कर लें। बिल्कुल, सबसे पहले। और ये काम आप लोगों को नहीं करना है, ये हमारी सीनियर समिति कर लेगी। किसी को उसमें जरूरत नहीं है, हम लोग घूमते भी रहते हैं, तो कर लेंगे। और मेरा कहना ये है कि
स्पॉसियस सहित लोगों को समिति में शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल श्रीमान जी ही अकेले आ गए और श्रीमती जी घर में है, या श्रीमती जी अकेले आ गई और श्रीमान जी घर में है, ऐसा नहीं। दोनों की सहभागिता बराबर हो तो उनका दोनों का इंटरेस्ट समान रूप से और काफी तेजी से बना रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि एक थोड़ा डल पड़ जाता है जी, ऐसा मेरा सोचना है। जी 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 ये बात मैंने कई बार कह चुका हूँ, लेकिन अभी इसको कार्य रूप में परिणित भी करना है। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद सर आपका जी बहुत बहुत। आज और मैं अंतिम में ये कहना चाहूंगा राजा राम जी कि आपका ये सराहनीय प्रयास जी समाज को एक बहुत बड़ी दिशा देने वाला है। बिल्कुल, और आप ये देखिएगा कि आपके व्यूअर्स जितने हैं बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। जी जी, और अच्छे नए नए विषय लेके आप आ रहे हैं जी, जी। इसलिए इसमें सफलता तो निश्चित रूप से मिलनी है। बिल्कुल, और इसकी सफलता की मैं कामना करता हूँ। आप ये कार्यक्रम को बाकायदा बखूबी अंजाम दें, इससे ये अपेक्षा है आपसे मेरी। बिल्कुल, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। मेरा प्रयास जारी रहेगा, चूंकि समाज के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत प्रतिभाएं, और आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी जो हमारी युवा पीढ़ी है, उन तक आपके विचार कैसे पहुंचे, ये सबसे अच्छा साधन, तो सबसे सस्ता सुंदर सरल। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं इसी के प्रयास में नहीं बहुत सुंदर, जो समाज की जो हमारी प्रतिभाएं थी, अभी हैं, जो हम उनका किस रूप में लाभ ले सके, उनके विचारों को किस रूप में हम ट्रांसफर कर सके, और हमारी युवा पीढ़ी कुछ प्रेरणा हासिल कर सके। इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी अपीलें भी कर सकते हैं जी, और इसका मास प्रसारण होगा। बहुत किसी के अलग से टेलीफोन, और देखिए एक पिछले दिनों हमारे बहुत सी समिति ने प्रयास किया जी पत्रिका निकालने का। जी जी, लेकिन पत्रिका निकालना इतना महंगा और कठिन काम है। बिल्कुल, उसको डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलावा उसका बहुत कठिन है। जबकि ये तो ऐसा है कि कभी भी आपने व्हाट्सएप खोला, बिल्कुल निःशुल्क, और 1 महीने और 1 साल के बाद भी, बिल्कुल जब आपके पास समय उपलब्ध है आप देख सकते हैं। इसलिए यह सबसे सरल और सुंदर सा, बिल्कुल जी, इसलिए इसको आगे बढ़ाइए। ये बहुत अच्छी चीज है। जी सर, जी सर, धन्यवाद आपका। नहीं, मजा आ गया आपका, ये इंटरव्यू तो बहुत गजब का था भाई। बिल्कुल सर, मिलते हैं सर बहुत जल्दी आर्थिक मामलों को लेकर, फिर हम आपसे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद तब तक आपका सर, नमस्कार।